हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे राइट है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है और टेक्सचर भी अलग अलग है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सभी मटेरियल्स की बनी हुई हैं और उन्हीं मटेरियल को साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। ये सारे के सारे क्या हो गए, मैटर के एग्जाम्पल हो गए, यानी कि क्लाउड, स्टार, प्लांट, स्टोन्स, फूड हो गया, एयर हो गया, ये सभी चीज़ें, यानी कि पानी की एक छोटी सी बूंद, पार्टिकल का, सैंड का एक पार्टिकल, ये सभी क्या है, मैटर है। सारी की सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हम एक बात और देख सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं उन सभी की सभी चीज़ों में कुछ न कुछ मास होता है और वो सभी चीज़ें ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस, यानी कि स्पेस घेरती हैं। जैसे कि स्टोन है, अगर उसको कहीं पर रखेंगे हम तो उसमें कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, और जब हम कहीं रख देंगे उसको तो वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा। इसी तरह से अगर एयर की बात करें तो हमारी एयर जो है उसको अगर बलून के अंदर फिल कर देते हैं तो बलून हमारा जो है फूल जाता है, यानी कि कुछ स्पेस कवर हो जाती है बलून की और बलून में कुछ वेट भी आ जाता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैटर वो है जिसमें मास भी हो और वॉल्यूम भी हो। अब सेकंड पैराग्राफ में राइट है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। के अर्ली टाइम से, यानी काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पुराने समय से ह्यूमन बींग्स ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उन्हें समझ सकें। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। यानी कि जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, यानी जो पहले के भारतीय फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में। यानी उनका मानना था कि जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। द पंच तत्व, और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। जो 5 तत्व क्या थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। और उनका ये मानना था, या उनके अनुसार ऐसा था कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी कुछ इसी तरह के सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर आए, यानी कि उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। कह रहे हैं कि जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो मैटर का क्लासिफिकेशन है उसको 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया है। पहला उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और दूसरा उसके केमिकल नेचर के बेसिस पर। यानी हम जो अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसे 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया है मैटर को। पहला उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, यानी वो दिखने में कैसा है, उसका शेप साइज़ कैसा है, और उसके केमिकल नेचर पर, यानी कि जब रिएक्शन करता है तो किस तरीके से रिएक्शन वगैरह होती हैं। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. इस चैप्टर में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, या मैटर के बारे में पढ़ेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स यानी कि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, अभी तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग और भी कई सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो उन चैप्टर्स में हम मैटर के केमिकल नेचर की, केमिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम फिजिकल नेचर से ही देखने वाले हैं। तो हेडिंग पड़ी हुई है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सबसे पहला नेचर क्या है मैटर का। तो सबसे पहला जो नेचर है, फिजिकल नेचर है मैटर का, वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि अगर इसकी हिंदी समझें तो ये हो जाएगी कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर।
यानी कह रहे हैं कि एक लंबे समय तक टू स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब यहाँ पे स्कूल का मतलब स्कूल से नहीं, स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब यानी टू ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनका थॉट दो तरह से थॉट था रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के लिए कि मतलब मैटर का नेचर कैसा होता है मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड दैट मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ये मानना था कि मैटर जो है एक कंटिन्यूअस चीज है जैसे कि एक वुड का ब्लॉक होता है ना। वेर एज द अदर थॉट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, वहीं दूसरे ग्रुप का मानना ये था कि मैटर बना हुआ है कुछ पार्टिकल्स का जैसे कि सैंड होता है, सैंड में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और एक का मानना था कि वुड का बना है, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड हो, लकड़ी का एक टुकड़ा हो। और एक का मानना था कि सैंड के तरीके हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि हम जान सकें कि मैटर कंटिन्यूअस है वुडन ब्लॉक की तरह या पर्टिकुलेट है यानी कि उसमें पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जैसे कि सैंड में होते हैं। तो जो हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, वो कह रही है टेक अ 100 ml बीकर, मतलब हमें एक बीकर लेना है 100 ml का। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, कह रहे हैं कि उस बीकर में आधा पानी भर दो और जहां तक आपने पानी भरा हुआ है उसको लेवल कर दो, यानी एक मार्कर से वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो ताकि पता चले कि पानी का लेवल इतना था। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, अब कह रहे हैं कि अब उस पानी में आप कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट या थोड़ा अमाउंट ऑफ शुगर का ऐड कीजिए, या तो सॉल्ट लेना है या तो शुगर लेना है। ऐड करने के बाद, ऐड कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसके बाद बोला ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, अब देखिए कि क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, आपको क्या लगता है कि सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ चला गया, वो यानी कि सॉल्ट कहाँ चला गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल बदला। तो देखिए इन सभी सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे, ये एक्टिविटी डुएबल है, हम इसको घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर्स भी दिए हुए हैं कि देखिए पहले एक बीकर लिया हमने, बीकर में पानी डाला, पानी का लेवल मार्क करना है, उसके बाद इसमें सॉल्ट या शुगर को पोर करना है, डालना है इसमें, उसके बाद स्टिर करना है यानी कि चलाना है एक ग्लास रॉड से, और फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वाटर का लेवल चेंज होता है या सॉल्ट या शुगर कहाँ चला गया है। तो हम देखेंगे कि जब सॉल्ट या शुगर हम पानी में ऐड करते हैं तो सॉल्ट या शुगर जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मतलब होता है गायब हो गई, यानी कि उसी में क्या हो जाएगी, वो डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अगर वाटर लेवल की बात करें तो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, जहां पे था वहीं पर रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे राइट है इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये जितने भी सवाल ऊपर राइट हैं उन सभी का जवाब एक ही बात से निकल रहा है कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। वट वॉज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, कह रहे हैं कि चम्मच में जो भी था यानी आपने जो कुछ भी घोला है चाहे वो सॉल्ट हो या शुगर हो, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, वो कहाँ चले गई, ये कहीं गायब नहीं हो गई, वो है उसी वाटर में, क्या हो गई, उसी वाटर में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, क्योंकि वाटर कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, वाटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। वाटर क्या है, एक मैटर है, और मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ताकि क्यों, क्योंकि उसके बीच में स्पेस होगा ना। फिर अगर स्पेस नहीं होता तो फिर सॉल्ट और शुगर कहाँ चला जाएगा, स्पेस है जब भी तो सॉल्ट और शुगर वहीं पर रह गया है, नहीं तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे, ये मान के चलेंगे कि वाटर जो है उसमें पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, यानी हमारा जो मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है। अब सवाल पूछ रहे हैं नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने स्मॉल होते हैं। तो इसके लिए एक और एक्टिविटी आ जाती है, एक्टिविटी 1.2। तो 1.2 एक्टिविटी में क्या करना है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब की बार हम लोगों को क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है जिसके 2 to 3 क्रिस्टल्स लेना है और उसको 100 ml वाटर में क्या करना है, डिजोल्व करना है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो पर्पलिश पिंक कलर का होता है। देखते हैं आगे क्या करना है, इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया हमने। डिजोल्व करने के बाद बोला जा रहा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर।
अब कह रहे हैं कि पहली बार में जो बीकर लेना था उसमें पानी लेना था 100 ml, और 100 ml में 2 to 3 क्रिस्टल्स हमने किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। तो देखिए यहाँ पे बीकर्स बने हुए हैं। फर्स्ट बीकर में पानी का कलर ब्लू ब्लू दिख रहा है, जैसा नॉर्मल कलर होता है ना, कलरलेस है। और उसके बाद सेकंड स्टेप में जैसे ही हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स डाले हैं तो कलर जो है वो एकदम चेंज हो गया है, पिंकिश सा कलर इसमें आ गया है पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से। अब नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि इस सेकंड वाले बीकर से 10 ml आपको निकालना है वाटर, और अगले वाले बीकर में आपको 90 ml वाटर फिल करके रखना है, क्लियर पानी यानी कि साफ पानी फिल करके रखना है, और ये 10 ml उसमें डाल देना है। इसी तरह से आपको 1 by 1 सक्सेसिवली करते जाना है। यानी अब हम थर्ड बीकर से 10 ml वाटर निकालेंगे और फोर्थ बीकर में 90 ml पानी रखेंगे और ये 10 ml उसमें डिजोल्व कर देंगे, उसमें डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है टेक आउट 10 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड पुट इट टू द अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, है ना। तो बार बार हमें ये स्टेप करनी है। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, कह रहे हैं ऐसा ही आप बार बार करते रहिए, लगभग 5 से 8 बार। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, तो अब सवाल पूछ रहे हैं क्या पानी अभी भी कलर्ड है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब पानी में कुछ भी नहीं था तो पानी कलरलेस था, पर जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। और फिर जब उसमें से थोड़ा निकाल के दूसरे साफ पानी में डाला है तो थोड़ा सा पिंक का कलर क्या हो गया, फेड हो गया, यानी कि हल्का हो गया, लाइट पिंक कलर हो गया। फिर जब हमने नेक्स्ट बीकर में डाला तो और हल्का हो गया, अगले बीकर में डाला तो और हल्का हो गया, है ना। तो ऐसे जब हम बार बार करते जाएंगे तो एक टाइम ये आएगा कि पानी जो है एकदम क्लियर ही लगेगा, कोई असर ही नहीं आएगा उसमें कलर का, है ना। तो यही बोल रहे हैं इसमें। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल, है ना। कह रहे हैं कि कलर लाइट तो होता जाएगा लेकिन अभी भी क्या रहेगा, विजिबल रहेगा, यानी कलर दिखेगा। 5 to 8 टाइम्स में दिखेगा, आप बार बार करते रहेंगे तो फिर तो कलर गायब हो जाएगा ना। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि कुछ ही क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के इतने ज़्यादा केपेबल हैं कि वो कम से कम 1000 लीटर ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसमें कलर डाल सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसलिए हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि जब इतने से क्रिस्टल्स इतने सारे पानी को कलर कर पा रहे हैं, कलर तो पोटेशियम परमैंगनेट में था ना, तो जब इतने से क्रिस्टल्स 2 से 3 क्रिस्टल हमने डाले थे और इतने बार हम डाल रहे हैं फिर भी कलर फेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा एक क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना। जैसे ही हम दूसरे बीकर में डाल रहे हैं तो और ज़्यादा लाइट कलर हो, लेकिन कलर आ रहा है ना। इसका मतलब वो पार्टिकल्स अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं और छोटे होते चले जा रहे हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी हम लोगों ने अभी 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाल के की थी, इसी तरह की सेम एक्टिविटी हम 2 ml डिटॉल को डाल के भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम कलर नहीं देखेंगे, डिटॉल में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है डिटॉल की, है ना। तो जब आप इसको बार बार डाइल्यूट करते रहेंगे तब भी स्मेल जो है वो रिटेन रहेगी, यानी स्मेल आती रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिटॉल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो एक बॉक्स में यहाँ पे राइट है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। दे आर सो स्मॉल दैट इट इज़ बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, यानी हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड हम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने रीड कर ली है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के मिलकर हमारे मैटर बने होते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो राइट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि हम इसमें ही पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद हम अब पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। हमने देखा कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, तो वो हम आगे पहले स्टडी करेंगे, बाद में हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे मैटर की, ठीक है। तो मैटर के
पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, स्पेस होता है उनके बीच में। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2, यानी कि पहली एक्टिविटी कौन सी थी जिसमें हम लोगों ने वाटर में सॉल्ट या शुगर डाला था, और दूसरी एक्टिविटी थी जिसमें हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट या डिटॉल डाल सकते हैं उसकी जगह पे। तो वही कह रहे हैं कि इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने ये देखा कि ये जो पार्टिकल्स थे, किसके पार्टिकल्स थे, शुगर के पार्टिकल्स फर्स्ट एक्टिविटी में, या सॉल्ट के पार्टिकल्स, और सेकंड एक्टिविटी में डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह ज़्यादा कलर आ गया पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से पानी में और दूसरी जगह कम कलर आ गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर पिंक कलर लाइट आया है तो लाइट पिंक पूरे वाटर का कलर हो गया, डार्क पिंक है तो डार्क पिंक पूरे वाटर का कलर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एक चम्मच से साइड से पानी पियेंगे तो ज़्यादा शुगर फील होगी, ऐसा नहीं हुआ। यानी क्या हुआ कि वाटर में ये सारी चीज़ें जो थी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सिमिलरली इसी तरह से व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, यानी कि नींबू पानी, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। कह रहे हैं कि जब हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो इसमें हम कई सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। चाय बनाते हैं तो कितना कुछ डालते हैं, चाय पत्ती, अदरक, ये वो तमाम चीज़ें डालते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, यानी एक तरह के मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस में क्या हो जाते हैं, अब बैठ जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है, उनके बीच में काफी स्पेस होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी क्या हुआ कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए भी दो एक्टिविटीज दी गई हैं, 1.3 और 1.4। तो रीड करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। कह रहे हैं कि आप एक अनलिट इंसेंस स्टिक रखी है। अनलिट का मतलब होता है जो जल नहीं रही है, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती, है ना। आपको एक अगरबत्ती जो कि बगैर जली हुई है, यानी उसे जलाया नहीं है आपने, इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, आपको उसे एक क्लास के कॉर्नर में रखनी है, अपने क्लास के एक कोने में जाके रख देना है उस इंसेंस स्टिक को, उस अगरबत्ती को। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। आपको उसके कितना पास जाना पड़ता है ताकि आप उसकी स्मेल ले सकें, है ना। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, वट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अब कह रहे हैं कि अब आप उस अगरबत्ती को क्या कीजिए, जला दीजिए। वट हैपन्स, अब क्या होगा, अब क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आपको स्मेल मिल जाएगी, आप स्मेल कर पाएंगे एक दूरी पर बैठकर भी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने देखा उसे रिकॉर्ड कीजिए, यानी कि राइट कर लीजिए आप। तो अगर इस एक्टिविटी को समझें तो आप जानते हैं कि जब जली हुई नहीं है अगरबत्ती तो जाहिर सी बात है हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी। हमें पास जब हम नोज़ के एकदम ले जाएंगे जब हम उसको स्मेल कर पाएंगे। लेकिन जब हम उसको जला देते हैं तो चाहे दूसरे रूम में भी रखी होती है ना तो भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक रूम में जलाई थी, दूसरे रूम में उसकी स्मेल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो थे मैटर के वो मूव कर रहे थे कंटिन्यूसली, इसलिए तो वो एयर के साथ मूव करके वो स्मेल हमारी नोज़ तक आ जाती है। अच्छा, एक्टिविटी 1.4 में राइट है, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। अब कह रहे हैं कि आपको 2 ग्लास लेना है या 2 बीकर लेना है जिसमें पानी भरा हुआ हो। अब कह रहे हैं कि एक बीकर में आपको ब्लू या रेड इंक डालनी है, ब्लू कलर की या रेड कलर की, और दूसरे वाले बीकर में आपको हनी डालनी है, यानी कि शहद डालना है हमें। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ अ क्लास। अगर आप क्लास में कर रहे हैं तो क्लास के कोने में इन दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, और अगर घर में कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए, यानी आपको इसे हिलाना डुलाना नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आपने क्या देखा इसको रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, आपने क्या देखा जैसे ही आपने इंक ड्रॉप को ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, और आपने क्या देखा जब आपने हनी का एक ड्रॉप डाला पानी के अंदर। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब कह रहे हैं कितने घंटे या कितने दिन लगे जो इंक का कलर था वो पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने में। तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम पानी में इंक डालेंगे
आप चाहें तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर सकते हैं घर पे। एक पानी में ग्लास में पानी भर लीजिए और फिर उसमें क्या करना है, इंक की ड्रॉप डालनी है और एक तरफ ड्रॉप ऑफ हनी डालनी है। तो जब हम इंक की ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे तुरंत विद इन सेकेंड्स काम होगा और सारा जो इंक है वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट शहद के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शहद की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो गाढ़ा होता है और इंक जो होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है ना। तो इंक जल्दी से डिसॉल्व कर जाएगी और जल्दी से क्या हो जाएगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन जो हनी है, वो हनी इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। फिर 1.5 एक्टिविटी आ गई है। 1.5 एक्टिविटी में कह रहे हैं ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन। अब इन्होंने कहा कि कॉपर सल्फेट लेना है। क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल लेना है, या चाहे तो आप पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पेंसिल से राइट कर लीजिएगा कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर होता है ब्लू, इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, है ना। और जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है इसका कलर होता है पर्पलिश पिंक कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो कलर के बेसिस पर हम ये वाले ले रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड्स हैं। इन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर आपको क्या करना है, एक बारी पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म पानी में रखना है और दूसरी बारी ठंडे वाले पानी में रखना है। डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, कह रहे हैं कि सोल्यूशन को चलाइएगा मत। स्टिर का मतलब होता है चलाना। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, और क्रिस्टल्स को बॉटम में यानी तले में उसके सेटल हो जाने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास। अब आपको देखिए और देखकर बताइए कि ग्लास में उन क्रिस्टल्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, और क्या होगा जैसे जैसे टाइम पास होगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और इस बात से हमें लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में क्या मालूम चलता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, कह रहे हैं क्या मिक्सिंग की रेट टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। वाई एंड हाउ, तो ये कुछ सवाल हमसे इस एक्टिविटी से रिलेटेड पूछे हुए हैं। तो अगर इनके सवालों के जवाब दें कि हमें क्या दिखेगा, जैसे ही हम क्रिस्टल को ग्लास में डालेंगे तो हमें कलर ऑब्जर्व होगा। अगर हमने कॉपर सल्फेट डाला है तो ब्लू कलर दिखने लगेगा ग्लास के ऊपर हल्का हल्का, और अगर पोटेशियम परमैंगनेट डाला है तो पिंक कलर दिखने लगेगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, क्या होगा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये चीज़ क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कलर, है ना। पहले धीरे धीरे स्टार्ट होगा क्योंकि हमने चलाया तो है नहीं और क्रिस्टल है, थोड़ा टाइम तो लेगा डिजॉल्व होने में, और जैसे ही डिजॉल्व होगा थोड़े टाइम बाद तो पूरे में कलर क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब कोई चीज़ लिक्विडिफाई होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाती है ना, जल्दी से उसके पार्टिकल मूव कर जाते हैं। लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसके पार्टिकल्स को थोड़ा टाइम लग देना पड़ता है मूव करने के लिए, ताकि वो पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है कि मिक्सिंग की रेट जो है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा और हम जवाब देते हैं इसका यस, यानी कि जो रेट है जल्दी से मिक्स हो जाएगा गर्म पानी में, और ठंडे पानी में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने कभी घर में शरबत बनाया हो, डिजॉल्व किए हो शक्कर को पानी में, तो आप देखते हैं कि जब पानी थोड़ा सा गर्म होता है तो शक्कर जो है जल्दी डिजॉल्व हो जाती है ना। शरबत बनाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर वाटर लिया जाता है या थोड़ा सा हॉट वाटर लेते हैं ताकि शक्कर जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। लेकिन जब हम ठंडे पानी में शक्कर डालते हैं तो शक्कर को डिजॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा देर लग जाती है इस डिजॉल्व होने में। इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा मिक्सिंग जल्दी हो जाएगी। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5, यानी अगरबत्ती वाली एक्टिविटी, दूसरी हमारी ये शहद और इंक वाली एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी हमारी कौन सी है, ये वाली एक्टिविटी जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को एक बार गर्म पानी और एक बार ठंडे पानी में डाला है। इन तीनों एक्टिविटीज से वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, यानी हम कुछ ये बातें कंक्लूड कर सकते हैं। क्या बातें हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, बिल्कुल सही कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दैट इज दे पोजेस दैट व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, है ना। और जो भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें एक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पे बस इसका नाम दे दिया काइनेटिक एनर्जी। इसी में जब आप आगे पढ़ेंगे इसी बुक में तो आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में डीप स्टडी करेंगे, वहाँ पे आप और भी टाइप ऑफ एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अभी आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज मूव करते हैं।
So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में. In above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. ऊपर की तीन एक्टिविटीज़ में हमने देखा, आपने देखा कि हमें जो बीकर था उसे अनडिस्टर्ब रखना था, यानी हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना था, मिक्स नहीं करना था. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स थे वो अपने आप ही आपस में मिक्स हो गए. दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि एक दूसरे पार्टिकल्स में एक दूसरे में क्या हो गया, उनके स्पेसेस के बीच में वो बैठ गए जाके एक दूसरे की स्पेस में. हम लोगों ने पढ़ा ना कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होती है. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. और जब दो मैटर के पार्टिकल्स के बीच अपने आप मिक्सिंग हो जाती है तो इसे बोला जाता है डिफ्यूजन. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. हम लोग ये भी देखते हैं कि हीट करने से डिफ्यूजन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, यानी मिक्सिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल्स और ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं, जितनी जल्दी मूव करेंगे उतनी जल्दी मिक्सिंग हो जाएंगी. यही इसका रीज़न है. क्वेश्चन पूछ रहा था आगे, व्हाई डज दिस हैपन. तो डिफ्यूजन का रेट इसलिए फास्टर हो जाता है हीट करने पे, बिकॉज ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स गेट इंक्रीज्ड. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव फास्टर. तो जब फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी से इंटरमिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के स्पेस में बैठ जाएंगे और हमारी डिफ्यूजन जल्दी जल्दी हो जाएगा. तो ये थी हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की दो प्रॉपर्टीज. इसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. अब लास्ट और थर्ड प्रॉपर्टी बची हुई है जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो चलिए इसको भी एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. एक्टिविटी 1.6 में राइट है कि प्ले दिस गेम इन द फील्ड. इस गेम को फील्ड में खेलिए. मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म द ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. आपको इस गेम को खेलना, जैसे ये फोटो में दिखा रहे हैं ना, इस तरह का गेम आपको खेलना है जिसमें ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, एक दूसरे का हैंड होल्ड करके आपको बनानी है. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिशमी डांसर्स. ये जो डांसर्स दिख रहे हैं ये इडू मिशमी डांसर्स हैं. इनकी तरीके आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से होल्ड करना है, बैक टू बैक लॉक कर लेना है एक दूसरे को इस तरीके से हैंड होल्ड करके. उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, है ना. और जो सेकंड ग्रुप है उसको क्या करना है, हाथों को पकड़ के करना है. यहाँ पे क्या किया, क्रॉस बैक क्रॉस कर ली है इन्होंने फर्स्ट ग्रुप ने. सेकंड ग्रुप को क्या करना है, हैंड्स को होल्ड करके ह्यूमन चेन फॉर्म करनी है, यानी हाथ पकड़ के बनानी है चेन. थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद देयर फिंगर टिप्स. और जो थर्ड ग्रुप है उसको फिंगर के टिप्स एक दूसरे से बस टच करनी, यानी उंगलियां बस टच हो एक दूसरे से. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन around and try to break the 3 human chains one by one as many small groups as possible. अब जो फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है उनको क्या करना है, उनको उन तीनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में क्या करना है, रन करना है, दौड़ना है उनके बीच में, और ये कोशिश करनी है कि उनकी ह्यूमन चेन क्या हो जाए, वो आपस में अलग अलग हो जाए. जितनी ज़्यादा छोटे ग्रुप में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं. विच ग्रुप वॉज ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई. कौन से ग्रुप को ब्रेक करना ईजी होगा और क्यों. तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रुप इजीली ब्रेक हो जाएगा. देखो, जिन लोगों ने सिर्फ फिंगर टच करके चेन बनाई हुई है तो वो लोग जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे. उसके बाद सेकंड नंबर पे जिन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं उनको, और थर्ड नंबर पे जिन्होंने अपने एक दूसरे को बैक से पकड़ा हुआ है तो उनको अलग अलग करना बड़ा ही मुश्किल होगा. तो सबसे ज़्यादा ईजी ब्रेक करना किसको होगा, थर्ड ग्रुप को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा. उसके बाद इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. अब कह रहे हैं कि ये जो बच्चे ग्रुप बनाए हुए हैं, इन बच्चों को अगर हम एक एक बच्चे को पार्टिकल ऑफ मैटर समझें, यानी कि मैटर का एक एक पार्टिकल समझें, तो किस ग्रुप में पार्टिकल्स ने अपने आप को मैक्सिमम फोर्स से जो है पकड़ रखा है. तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स से किस ग्रुप ने पकड़ रखा है, फर्स्ट ग्रुप जो था हमारा, जिन्होंने अपनी अपनी बैक से एक दूसरे को क्रॉस कर रखा है हैंड के थ्रू. उनके बीच में जो फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में. अब 1.7 एक्टिविटी आ गई. तो 1.7 एक्टिविटी में राइट है टेक एन आयरन नेल
एक आयरन नेल लीजिए, अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का पीस लेना है, एंड अ रबर बैंड। आयरन नेल का मतलब होता है लोहे की कील, चॉक की एक पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। कोशिश कीजिए कि आप उनको तोड़ें। किस तरह से तोड़ना है? हैमरिंग यानी इसे हथौड़े से मार मार के तोड़ने की कोशिश करनी है, कट करके या स्ट्रेच करके यानी खींच करके। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स? आपको क्या लगता है कि इन तीनों पार्टिकल्स में से किन के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो अगर हम आयरन नेल की बात करें, लोहे की जो कील है उसको अगर हम हथौड़े से भी पीटेंगे, अगर उसे मारेंगे हथौड़ा उसमें, तब भी उसका कुछ नहीं होना। इसका शेप डिशेप हो जाएगा, पर डिफॉर्म हो जाएगा शेप, पर जो है वो उसका कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे ही चॉक के पीस में हम आयरन आयरन के हैमर से मारेंगे, जैसे ही लेकिन हम जैसे ही चॉक के पीस को हैमर से मारेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत टूट जाएगी। रबर बैंड का भी कुछ नहीं होना हैमरिंग करने से, लेकिन कट करने से रबर बैंड कट हो जाएगी, और आयरन नेल कट करने से भी कट नहीं होगी। स्ट्रेच करने की बात करें तो आयरन नेल को तो हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, खींच भी नहीं सकते, ना चॉक को खींच सकते हैं, लेकिन रबर बैंड को खींच सकते हैं। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा फोर्स है? तो आयरन के नेल जो है, लोहे की जो कील है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स से पार्टिकल्स ने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ना उस पे हैमरिंग का असर हो रहा है, ना कटिंग का, और ना ही स्ट्रेचिंग का कोई असर हो रहा है। एक्टिविटी 1.8 में राइट है, टेक सम वाटर इन द कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ पानी ले लीजिए। ट्राई कटिंग द वाटर सरफेस विथ योर फिंगर्स। अब कोशिश कीजिए कि आप अपनी फिंगर से वाटर की सरफेस को कट कर सकें। तो सवाल पूछ रहे हैं, वे यू बी एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या आप वाटर की सरफेस कट कर पाए? यानी सरफेस कट करने से मतलब है आप मूव कर पा रहे हैं अपनी फिंगर वाटर की सरफेस पे। तो यस, हम लोग मूव कर पाते हैं, तो हम बोल देंगे कि यस, वी आर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? हम उंगली से उसे कट तो कर देते हैं, बट फिर भी क्या हो जाता है, पानी फिर से एक साथ आ जाता है। तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रीजन है कि जो वाटर का सरफेस है कट करने के बाद भी एक साथ बना रहता है? तो इसका रीजन ये है, यही रीजन है। तो इससे फिर हम यही कंक्लूजन में आ जाएंगे कि हमने ब्रेक तो किया था फिंगर से, पर फिर भी वो वापस एक साथ हो गए पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो आगे देख लेते हैं, राइट है यहाँ पे कंक्लूजन। द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। है ना, ये तीनों ही एक्टिविटीज हमें इस बात को मानने पे मजबूर कर रही हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और इसी फोर्स के चलते हम चाहे कुछ भी कर लें, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और कितना ज्यादा फोर्स होगा, फोर्स ज्यादा होगा, कम होगा, ये डिफरेंट रहता है मैटर के काइंड से, है ना। अगर सॉलिड स्टेट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड स्टेट है तो कम होगा, गैसियस स्टेट है तो और भी ज्यादा कम हो। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की कितने स्टेट्स होती हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, कि आप अपने चारों तरफ के अलग अलग तरह के मैटर को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर, क्योंकि मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, ऑक्यूपाई स्पेस, हैव वॉल्यूम एंड मास। तो व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? अब पूछ रहे हैं कि जो आपने देखा है अपने चारों तरफ मैटर को, उनकी कितनी डिफरेंट स्टेट्स हैं। We can see that matter around us exists in 3 different states. हम देख सकते हैं कि मैटर जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीन स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि ये जो स्टेट्स बनी हैं, ये बनी है मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आने की वजह से। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. और अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या करने वाले हैं, डिटेल में इन स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहली स्टेट है द सॉलिड स्टेट, तो हेडिंग पड़ी हुई है द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे भी हम एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.9 में राइट है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। क्या क्या कलेक्ट करना है? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु या चीज़ कोई, कि हमें ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। क्या क्या? एक पेन, एक किताब, एक नीडल, एक सुई, नीडल मतलब होता है सुई, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, और एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब कह रहे हैं कि ये जो आपने चीज़ें ली हुई हैं उनको कॉपी के ऊपर रख के एक आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी है ताकि उसका शेप कॉपी में ड्रॉ हो जाए। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो क्या इन सभी का शेप डेफिनेट है और इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हैं और इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है? व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होगा अगर हम इनको हथौड़े से मारें या इनको खींचे या इनको गिरा दें? ड्रॉप मतलब होता है फ्रीली से हाथ से छोड़ देना, कि इनको अगर हम गिरा दें। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे में मिल सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? अब कह रहे हैं कि इनको कंप्रेस करने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, और फिर सवाल पूछा है क्या आप कंप्रेस कर पाए? तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि यस, पेन जो होता है उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है ना। वाटर की तरह नहीं है कि जिस बीकर में भर दिया उसी का शेप ले लिया, है ना। पेन का क्या होता है? शेप फिक्स होता है, उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपके बॉक्स में है तो पेन का शेप कुछ होगा, हाथ में आएगा तो शेप बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब इन्हें हैमर करते हैं, पुल करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उनको इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये डिफ्यूज भी नहीं होते आपस में। कंप्रेस करने की बात करें अगर, तो कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत कम होती है, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं। तो राइट है आगे ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ सॉलिड, यानी कि ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो सभी सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। यानी जो पेन है हमारे पास, और भी चीज़ें यहाँ पे राइट थी, पेन, वुडन स्टिक, बुक और नीडल, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। अब हम आगे जो पढ़ेंगे तो ये हमारे सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो सॉलिड स्टेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या राइट है? वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन सभी का शेप कैसा है? डेफिनेट है, एक निश्चित शेप है, शेप बदलता नहीं है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, और इनका वॉल्यूम भी कैसा है? फिक्स्ड है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी ना के बराबर ये कंप्रेस होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है दबना, कि हम हाथ से कंप्रेस करें, प्रेस करें और ये दब जाए, तो ना के बराबर दबते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि सॉलिड्स में एक ऐसी टेंडेंसी, यानी एक ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन रख सकते हैं तब भी जब भी उन पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो क्या कह रहे हैं कि सॉलिड्स में अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो टूट तो सकते हैं लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम कहेंगे सो दे आर रिजिड। तो ऐसी सारी चीज़ें जो टूट जाएं लेकिन शेप चेंज ना करें, इनका शेप चेंज ना हो, तो वो रिजिड कहलाएंगी। तो क्या हो गया यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, कि सॉलिड कैसा है? रिजिड होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, उसका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। और जब कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है तो फिर वो कैसे हो जाएंगे? रिजिड हो जाएंगे, क्योंकि उनका शेप जल्दी से चेंज नहीं होता है। अब आगे राइट है कंसीडर द फॉलोइंग, यानी इन सारी सिचुएशन को कंसीडर कीजिए, अज्यूम कीजिए। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? अब कह रहे हैं कि अब आप एक रबर बैंड के लिए क्या कहेंगे? जो हम बालों में हेयर टाई यूज़ करते हैं, रबर बैंड, या जो पतली वाली एक रबर बैंड आती है उसकी बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या ये अपना शेप बदलती है खींचने पर? इज इट द सॉलिड, क्या ये सॉलिड है? और बी पॉइंट में राइट है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। तो फिर सॉल्ट और शुगर के लिए क्या कहेंगे? व्हेन केप्ट इन द जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार। जब ये जार में रखी जाती हैं तो ये जार का शेप ले लेती हैं, जो शुगर और सॉल्ट है। तो आर दे सॉलिड? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या ये सॉलिड है, शुगर और सॉल्ट। व्हाट अबाउट अ स्पंज, एक स्पंज के बारे में क्या कहेंगे? इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, क्या ये एक सॉलिड है जबकि हम इसको कंप्रेस कर पा रहे हैं? एंड वाई, क्वेश्चन पूछा है कि क्या सॉलिड है, और अगर सॉलिड है
है तो फिर हम इसे कंप्रेस कैसे कर पा रहे हैं। तो अब आगे इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी बोलती है ऑल द अबव आर सॉलिड, ये सभी क्या है, सॉलिड है, क्योंकि जो एक रबर बैंड है जो स्ट्रेच करने पर शेप तो बदल देती है लेकिन अपने शेप को वापस से रीगेन कर लेते हैं। क्या राइट है? आ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड regains the same shape when the force is removed। क्या राइट है? when the force is removed, तो जब फोर्स हटा दिया जाता है तो वो अपना शेप वापस से रीगेन कर लेती हैं, जिस शेप में थी वैसे ही हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और अगर उसी रबर बैंड पर हम बहुत हद से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो रबर बैंड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। नेक्स्ट बी पार्ट के लिए जो हम लोग सॉल्ट और शुगर के शेप की बात कर रहे थे कि वो बीकर का शेप ले लेती हैं या जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका शेप ले लेती हैं, तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल और सॉल्ट शुगर रिमेन्ड फिक्स्ड। क्या कह रहे हैं कि भले ही हमने बीकर में रखा या हमने किसी कंटेनर में रखा तो उसने उसका शेप ले लिया, लेकिन इंडिविजुअल जो क्रिस्टल था, एक एक उसका जो दाना है शक्कर और नमक का, तो वो जो है उसका शेप कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। वेदर वी टेक इट आवर हैंड, चाहे भले हम उसे अपने हाथ में ले लें, पुट इट इन अ प्लेट, ताकि चाहे हम उसे एक प्लेट में रख दें और इन अ जार, या हम उसे एक जार में रख दें, शेप तो बदलेगा ये, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करेंगे, जो उसके इंडिविजुअल शुगर के और सॉल्ट के क्रिस्टल्स है ना, उनका जो शेप है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको सॉलिड कंसीडर किया जाएगा और ये सॉलिड है भी। फिर थर्ड में अ स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स, तो स्पंज जो होता है अगर आप उसे करीब से देखेंगे तो जानेंगे कि उसमें छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर क्या हो जाती है, फंस जाती है। तो जब हम उसे प्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो हम जब उसे प्रेस करते हैं द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो जो एयर उसके अंदर फंसी हुई होती है वो एयर बाहर निकलती है, दैट्स वाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो दो क्वेश्चन पूछे थे, स्पंज इज अ सॉलिड, यस वी कंसिडर स्पंज एज सॉलिड, और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था देन व्हाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट, कि हम इसे फिर कंप्रेस क्यों कर पाते हैं, तो वी आर एबल टू कंप्रेस इट बिकॉज जब उसमें वो जो एयर फंसी हुई होती है तो हमारे प्रेस करने से वो एयर बाहर निकल जाती है। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है द लिक्विड स्टेट, नेक्स्ट स्टेट का नाम है द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के लिए भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग, हमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। क्या क्या? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, है ना, पानी चाहिए और खाना बनाने वाला तेल, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे हमें कलेक्ट करनी है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, यूज अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है कि अलग अलग शेप के कंटेनर लेना है ना, जैसे ग्लास ले लिया, किसी ने पतीली ले ली, इस तरीके की चीज़ें आपको लेनी है। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर, इन सभी कंटेनर में 50 ml पर मार्क कर दीजिए, है ना। किसका यूज़ करके, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। जैसे आपको मालूम है कि एक टेस्ट ट्यूब है जो 50 ml का है, तो उसमें से आपने जो भी फिलअप किया, इनमें से कुछ भी पानी जैसे फिलअप कर दिया हमने, लेट सपोज, तो पानी फिलअप करने के बाद जो दूसरे शेप का आपका था, आपको पता लगाना है कि 50 ml कहाँ पे है, तो जैसे आप उसको पोर करेंगे तो 50 ml भर जाएगा वो, तो बस वहीं पे मार्क कर दीजिए। तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हुए आपको डिफरेंट कंटेनर्स को मार्क करना है 50 ml पर। अब आगे राइट है व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, क्या होगा अगर ये लिक्विड फ्लोर पर फैल जाए, है ना, यानी कि पानी है, जैसे पानी फ्लोर पर फैल जाए तो पानी फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे शेप का था वैसे ही रह जाए। जैसे आपका पेन था, आप राइट कर रहे थे और आपके हाथ से गिर के ज़मीन पे गिर गया, तो वो उसका शेप नहीं चेंज होगा, जैसे आपके हाथ में था वैसे ही ज़मीन पे पड़ा होगा। पर पानी के साथ क्या होगा कि पानी जब ग्लास में था तो ग्लास के शेप का था, और जब ज़मीन पे गिर गया तो पूरा ही फैल गया, यानी वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाया। आगे राइट है यहाँ पे मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर 1 by 1, यानी आपको क्या करना है, एक एक करके उस 50 ml लिक्विड को, किसी भी एक लिक्विड को ले लेना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक में से, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एक से दूसरे में डालना, दूसरे से तीसरे में डाल के आप जब देखेंगे तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। सही बात है, आपने 50 ml, जैसे मान लें वाटर लिया था हमने, तो वाटर लिया था अगर, तो 50 ml था, तो आप चाहे उसको किसी भी चीज़ में रखें, आप उसे बड़ी बॉटल में रखें, छोटी बॉटल में रखें, ग्लास में रखें, चम्मच में रखें, जितना भी है वो उतना ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, और क्वांटिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम नहीं बदलती है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या जो लिक्विड है उसका शेप सेम रहता है,
नहीं भाई, उसका शेप सेम नहीं रहता है। क्यों? शेप तो चेंज हो जाता है ना। ग्लास में रखोगे ग्लास के जैसा शेप, बॉटल में रखोगे तो बॉटल के जैसा शेप। उसके बाद राइट है व्हेन यू पोर अनदर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। यानी कि कह रहे हैं कि जब आप एक चीज से दूसरी चीज में, है ना, उसे ले जाते हैं जो लिक्विड है आपका, तो क्या वो फ्लो कर जाता है इजीली? बिल्कुल सही बात है। हमें उसको ऐसा थोड़ी ना है कि पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में डालना है तो चम्मच से करोच करोच के निकालना पड़ेगा कि नहीं भाई पानी आ जा, तू दूसरे गिलास में चले जा। ऐसे थोड़ी होता है। पानी को जैसे आपको करना है कन्वर्ट, आपने उठाया और दूसरे गिलास में डाल दिया, इजीली फ्लो हो जाता है। तो इसमें फ्लूइडिटी हो जाएगी। अच्छा, आगे देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हम देखते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। सही बात है, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं। तो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि लिक्विड्स फ्लो करते हैं, इजिली फ्लो कर जाते हैं और अपना शेप बदल रहे हैं, तो हम इनको रिजिड तो नहीं कह सकते। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो जब रिजिड नहीं कह सकते तो हम इसे क्या बोल देंगे? फ्लूइड बोल देंगे, क्योंकि ये फ्लो भी कर पा रहे हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। कह रहे हैं कि आप जाइए पीछे जाकर के 1.4 और 1.5 एक्टिविटी को देखिए जाकर के फिर से। वहां पे हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम आपको रिमाइंड कराएं तो आपने वहाँ पे एक सबसे पहली एक्टिविटी जो थी, ये तो 1.4 1.5 की बात कर रहे हैं, सबसे पहली एक्टिविटी जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी 1.1, जिसमें हम लोगों ने सॉल्ट और शुगर को एक बीकर में डालकर मूव किया था और ये देखा था कि वो डिसॉल्व हो गया था। जो सॉल्ट और शुगर होता है वो वाटर में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। और सॉल्ट और शुगर को अभी आपने देखा सॉलिड स्टेट हेडिंग में कि हम लोग सॉल्ट और शुगर को सॉलिड मानते हैं, तो सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखी थी कि जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट को आपने पानी में डाला था, है ना, लिक्विड को लिक्विड, या डिटॉल को आपने पानी में डाला, तो डिटॉल इज अ लिक्विड और वाटर इज अनदर लिक्विड। तो लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है और सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। और जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो भी पानी में डिजॉल्व हो सकती हैं और डिफ्यूज भी हो जाती हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। है ना, यानी कि ये कह रहे हैं कि लिक्विड अपने आप में तीनों चीज़ों को डिफ्यूज़ करा सकता है। लिक्विड अपने में सॉलिड को भी डिफ्यूज़ करा सकता है, लिक्विड को भी डिफ्यूज़ करा सकता है और गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाती है। So these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. तो ये जो गैसेस हैं कौन कौन सी, स्पेशली किन की बात हो रही है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये ज़रूरी होती हैं एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के सर्वाइवल के लिए। जैसे हम टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पे रहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही वो प्लांट और एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सभी जो जिंदा प्राणी हैं, लिविंग क्रिएचर का मतलब जो लोग जिंदा हैं, उनको सांस लेने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो वही बात आगे लिखी हुई है। क्या बात लिखी है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं, किस वजह से? क्योंकि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है, इसकी वजह से वो पानी में सांस ले पाते हैं। Thus we may conclude that solid liquid gas can diffuse into liquids। तो फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या खुद गैस हो, वो तीनों ही चीजें लिक्विड में क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज हो जाती हैं। The rate of diffusion of liquid is higher than that of सॉलिड। क्या राइट है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का है वो सॉलिड से
ज़्यादा है, यानी एक जगह पे आपको वाटर में सॉलिड चीज़ कोई डिज़ोल्व करनी हो, डिफ्यूज़ करनी हो, और एक जगह पे कोई लिक्विड चीज़ वाटर में डिज़ोल्व करनी हो, तो जो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसका रेट ज़्यादा होगा विद कंपैरिजन टू सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूज होने। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ऐसा इसलिए होता है कि जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स से, है ना। तो ये बात हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में नहीं बोली थी, पर सॉलिड स्टेट में ये बात भी हो जाएगी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, वो एकदम डेंसली पैक्ड होते हैं, और डेंसली पैक्ड है जब, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। हम लोगों ने वो एक्टिविटी की थी ना जिसमें पीछे से हाथ होल्ड करने थे, 4 ग्रुप बनाए थे, एक लोगों को हाथ होल्ड करने थे, एक को सिर्फ टच करके करना था और एक को दोनों को दूर दूर रखने थे हैंड्स को, और चौथा ग्रुप उनके चेन को ब्रेक कर रहा था। तो वाली एक्टिविटीज में यही तो था कि जब पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और सॉलिड में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हमने 2 स्टेट कंप्लीट कर ली है। अब तीसरी स्टेट है द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे राइट है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ये तो सबने देखा है बचपन में। कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने देखा है कि कैसे एक गुब्बारे बेचने वाला बलून सेलर जो होता है वो बहुत सारे बलून्स को एक ही सिंगल सिलेंडर से भर लेता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे जा करके इंक्वायरी कीजिए, यानी पूछताछ कीजिए कि कितने बलून्स को वो फिलअप कर लेता है एक सिलेंडर से, यानी कितने बलून एक सिलेंडर से भर जाते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछिए कि उसके पास कौन सी गैस सिलेंडर में भरी हुई होती है। तो ये बात तो आपको तब पता चलेगी जब आप एक बलून फिलर से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि एक सिलेंडर से कितने बलून्स भरे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने 1 सिलेंडर बोला है। सिलेंडर के साइज पर डिपेंड करेगा कि हम कितने बलून्स फिलअप कर पाएंगे। वो जो बलून सेलर है वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स फिलअप कर पाएगा। बट ऑन एन एवरेज जब एक मीडियम साइज का सिलेंडर होगा तो 50 to 200 बलून्स जो है एक सिलेंडर से भरे जा सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 50 to 200 बलून्स एक सिलेंडर से भरे जा सकते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और ये भी पूछना है आपको कि उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है। तो उस सिलेंडर में कुछ सिलेंडर्स में हीलियम गैस भरी हुई होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.11 जो है यानी 1.11 एक्टिविटी में राइट है, टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4। देख लेते हैं 1.4 में क्या दिखा है। ये देखिए फिगर 1.4 में आपको ये इस तरीके की सिरिंजेस लेनी है और इन सिरिंजेस के नोजल जो है यानी इनका जो आगे का पोर्शन है इसको एक रबर कॉर्क की हेल्प से कवर कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ईच ऑफ द remove the piston रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। तो पिस्टन क्या है, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है जिससे हमको प्रेस कर सकते हैं और इसको पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपका पिस्टन है इसको आपको क्या करना है, तीनों ही केस में क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस चॉक ऑफ इन द थर्ड। तो कह रहे हैं कि अब आप क्या कीजिए, एक सिरिंज को ऐसे ही छोड़ दीजिए और दूसरी वाली में थोड़ा वाटर फिल कर दीजिए और तीसरी वाली में चॉक के पीसेस फिल कर दीजिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। और फिर से अब वो जो पिस्टन आपने रिमूव किया था उस पिस्टन को वापस से उस सिरिंज में डालिए। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। अब क्या कह रहे हैं कि आप चाहें तो थोड़ा सा वैसलीन यूज़ कर सकते हैं ताकि सिरिंज जो है वो वापस सिरिंज के अंदर वो जो पिस्टन है वो इजीली अंदर हो जाए जैसे पहले था। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब क्या करना है कि उनके अंदर जो हमने भरा हुआ है, यानी पहले वाले में तो कुछ भी नहीं था और दूसरे वाले में आपने वाटर फिलअप किया है और तीसरे वाले में चॉक के पीसेस फिलअप किए हैं। तो अब इन तीनों ही जो सिरिंजेस है उनमें आपको पिस्टन को प्रेस करने का ट्राई करना है। वट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, और किस केस में पिस्टन ईजिली अंदर चली गई। वट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो आप अपने इस ऑब्जर्वेशन से क्या बात कहेंगे, मतलब क्या इन्फ्रेंस होगा आपका।
तो आप देखिए ये जो सिरिंज यहाँ पे बनी हुई है फिगर 1.4 में, इन्होंने एक में कुछ भी नहीं भरा। जब कुछ नहीं भरा है तो अंदर ऑक्सीजन तो होगी ना, ऑक्सीजन ना कहें तो हम ये कहें एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट होगी वो सारी ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यानी गैस प्रेजेंट होगी यहाँ पे कोई ना कोई, जो जिसमें कुछ भी नहीं किया रखा था। और सेकंड वाले में वाटर और थर्ड वाले में चॉक के पीसेस थे। तो फर्स्ट में है गैस भरी हुई है, सेकंड में लिक्विड भरी हुई है और थर्ड में क्या भरा हुआ है, सॉलिड। तो जब इनको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला था जिसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ था तो उसमें पिस्टन इजीली अंदर चला जाएगा। सेकंड वाले में थोड़ा मुश्किल होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, और थर्ड वाले में और ज़्यादा मुश्किल होगी विद कंपैरिजन टू सेकंड एंड फर्स्ट। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से हम जो इन्फ्रेंस निकाल पाएंगे। तो आगे पहले स्ट्रीट कर लेते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो आप ये देखेंगे कि गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं, यानी गैस को तो हम और ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड से अगर कंपैरिजन करें, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। तो इसका एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जो LPG हम घरों में यूज़ करते हैं हमारे सिलेंडर में जो भरी हुई होती है, या ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, वो सभी क्या है, उनमें गैस को कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है। जैसे सिलेंडर में जो LPG भरी होती है तो वो उसको क्या किया जाता है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है और फिर इतने छोटे से सिलेंडर में फिलअप कर लेते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज फ्यूज दीज डेज इन व्हीकल्स। तो CNG भी जो है वो भी कैसी गैस है, कंप्रेस किया हुआ है, उसको कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैसेस की, इसलिए तो CNG को भी कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है और उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है आजकल व्हीकल्स में। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। है ना। तो गैस की यही खासियत है कि गैस में क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसके चलते क्या होता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में भर करके उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बींग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाई द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रल्स। हम ये जान जाते हैं कि किचन में क्या बन रहा है बिना किचन में जाए, सिर्फ स्मेल के थ्रू, है ना, जो हमारी नाक में स्मेल आ रही होती है उसके थ्रू हम ये जान जाते हैं बगैर किचन में जाए कि किचन में क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, तो ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फार्दर अवे। देखो एरोमा का मतलब होता है जो खुशबू है, द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड, कि जो फूड की जो खुशबू है उस खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं, यानी उससे जो भाप निकलती है जब खाना गरम गरम बनता है, वो जो खुशबू है वो उसके पार्टिकल्स जो हैं अरोमा के, वो किचन में फैल जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर की गैस के साथ मिलकर के हम तक और दूर तक पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। और यहीं पे आगे लिखा है कि जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है हम तक सेकेंड्स में पहुंच जाती है। विद इन सेकेंड्स हम समझ जाएंगे कि क्या बना हुआ है बिना देखे। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, ऐसी ही चीज़ आप सॉलिड और लिक्विड में देखिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो तो आँख बंद कर दें आपकी, तो आप क्या आप स्मेल करके बता पाएंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक है? नहीं भाई, क्योंकि वो लिक्विड है। तो लिक्विड और सॉलिड में हम स्मेल करके इस तरह की चीज़ से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या चीज़ है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो क्या राइट है यहाँ पर? राइट है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है, गैसेस के पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है और उनके बीच में स्पेस भी है, तो इसलिए गैसेस जो है बहुत ज़्यादा जल्दी क्या कर जाती हैं, डिफ्यूज़ कर जाती हैं दूसरी गैस में। तो हम लोगों ने सॉलिड में क्या देखा था, सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो रिजिड होते हैं, और लिक्विड की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो फ्लूइड होते हैं, और यहाँ पे गैस की जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वही हो जाएगा कि वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिफ्यूज़। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो क्या कह रहे हैं कि गैसेस स्टेट में जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो हाई स्पीड में रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। रैंडम मूवमेंट का मतलब होता है कोई एक सीक्वेंशियल मूवमेंट नहीं है, रैंडमली कोई इधर जा रहा है कोई पार्टिकल उधर
उधर, कोई पार्टिकल इधर। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो मूव करने से एक दूसरे को हिट भी करेंगे और जिस कंटेनर में रखी है वो गैस उस कंटेनर की वॉल्स पर भी हिट करेंगे। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द, अब देखिए हिट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो आगे राइट है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जब भी आप गैस के प्रेशर की बात करते हैं यानी पीजी प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कितना फोर्स गैस के पार्टिकल्स ने पर यूनिट एरिया कंटेनर की वॉल पर लगाया, यानी कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया हम कहाँ पे देखते हैं, वॉल पर देखते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, प्रेशर ऑफ गैस बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो सॉलिड कोई चीज़ होती है तो उसके पार्टिकल डेंसली पैक्ड होते हैं, कम स्पेस होता है उनके बीच में, बहुत कम, या तो बिल्कुल नहीं होगा स्पेस या तो बहुत कम स्पेस होता है। उसके बाद जो लिक्विड है, लिक्विड में जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। उसके बाद जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो ये थे सॉलिड, लिक्विड और स्टेट। यहाँ पर राइट है फिगर के लिए ABC शो द मैग्नीफाइड स्केमेटिक पिक्चर ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हम मोशन को भी देख पाते हैं। देखो जब जगह नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा ज़्यादा, इसलिए शेप चेंज नहीं होता, रिजिड होते हैं सॉलिड। और बी वाले में लिक्विड में देखो थोड़ा सा मूवमेंट हो पाएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इसलिए रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में हेडिंग पड़ी हुई है, हम देखेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ी हुई है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यहाँ पे इसको आगे रीड करते हैं। एनसीईआरटी कह रही है वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि हम ये जानते हैं, हमने ये देखा है कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। और 3 स्टेट आप जानते हैं, द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। तो देख लेते हैं कि सॉलिड फॉर्म में जो हमारा वाटर है वो एज आइस प्रेजेंट होता है, यानी आइस जो है सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, और लिक्विड वाटर फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया वाटर, और गैसियस फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया वाटर वेपर। अब एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस राइट किए हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछ रही है एनसीईआरटी वो ये है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि मैटर के साथ, मैटर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी स्टेट बदल जाती है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और मैटर के पार्टिकल्स के साथ ऐसा क्या होता है कि जब स्टेट चेंज होती है उस दौरान मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये जो स्टेट का चेंज है वो कैसे होता है। वी नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस इजंट इट। अब एनसीईआरटी कह रही है क्या हमें इन सभी सवालों के जवाब नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। अब इसको जब हम आगे देखते हैं तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो हेडिंग पड़ी हुई है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बदलने का क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए एक्टिविटी 1.12 के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले राइट है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा हम देखे जाके फिगर को, तो फिगर में देखिए आप, एक स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर एक बर्नर रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर बोल रहे हैं कि एक बीकर रखिए और बीकर में आपको 150 ग्राम आइस लेनी है, ठीक है। आइस लेने के बाद उस पर एक थर्मोमीटर इस तरह से सेट करना है कि आइस के कांटेक्ट में रहे वो थर्मोमीटर, सो दैट हम लोग आइस का टेम्परेचर जो है हम लोग देख पाए थर्मोमीटर में, ठीक है। और इस फिगर में ग्लास स्टिरर भी डाला है, यानी कि एक ग्लास की रॉड है जिसकी हेल्प से इसको कंटिन्यूसली स्टिर किया जाएगा, यानी हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब हम इस बर्नर को, ऑब्वियसली जब हम इसको जलाएंगे, लो फ्लेम हो चाहे हाई फ्लेम हो, तो ये आइस मेल्ट होने लगेगी। और जब आइस मेल्ट होने लगेगी तो देखिए सेकंड फिगर में आइस की जगह आप क्या दिखा रहे हैं, वाटर दिखा रहे हैं फिगर में। चलिए आगे देखते हैं इस एक्टिविटी में। आगे राइट है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। हमें बीकर को एक हल्की फ्लेम में क्या करना है, हीट करना स्टार्ट कर देना है। नाउ द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, सॉरी लिखा है नोट द टेम्परेचर, यानी आपको
टेम्परेचर को नोट करना है जब आइस मेल्ट होना शुरू हुई, जस्ट मेल्ट होना शुरू हुई। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और वो वाला टेम्परेचर भी नोट कीजिए कि जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, है ना, सॉलिड से लिक्विड जो भी टेम्परेचर का चेंज आ रहा है आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करते रहना है, यानी आप उसे राइट डाउन करते रहिए। उसके बाद नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while stirring till the water starts बॉइलिंग। अब कह रहे हैं कि अब आपको इस बीकर में क्या डालना है, एक ग्लास की रॉड रखनी है और उसे हीट करते रहना है और इस ग्लास रॉड से कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है। कब तक स्टिर करना है, जब तक पानी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। बॉयल माने क्या होता है, उबलने नहीं लगता है जब तक। नेक्स्ट क्या करना है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड, और हमें तब तक थर्मोमीटर को ध्यान से देखते रहना है जब तक सारा का सारा पानी जो है, ज़्यादातर पानी वेपोराइज ना हो जाए, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए कब, जब पानी जो है अपनी लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो ये तो सारा था एक्टिविटी के बारे में। अब देखते हैं क्या उन्होंने इन्फ्लुएंस निकाला। हमें मालूम है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग होना शुरू हुई होगी, सॉरी बॉइलिंग जो शुरू हुई होगी, तो बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट हो गई होगी। आगे राइट है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड। इससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, उस जो सॉलिड था जिसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अब बहुत ज्यादा क्या करने लगेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इससे क्या होता है, ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की है बाहर से, यानी जो टेम्परेचर, अब जाहिर सी बात है टेम्परेचर देंगे तो हीट पहुंचेगी, और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे जो हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दी है वो जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ओवरकम कर देता है। देखिए अगर सिंपल शब्दों में समझे तो सिंपली ये है कि हमने पढ़ रखा है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा अगर हमें, तो हमें उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना होगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हम उस सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर आ जाते हैं, तो वो स्टेट कौन सी बन जाएगी, फिर वो स्टेट बन जाएगी लिक्विड स्टेट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है ना। अच्छा आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। वही बात कि पार्टिकल्स अब अपनी जगह छोड़ देंगे जहां पे वो पहले थे और अब फ्रीली मूव करने लगेंगे। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। तो अब एक स्टेट बन आ जाएगी हमारी दूसरी कि जब सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड स्टेट में, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इसलिए वो सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बात। तो नेक्स्ट राइट है आगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ जाता है कि व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट या डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। तो आप क्या राइट करेंगे, यही राइट करेंगे जो एनसीईआरटी में ये 3 लाइनें राइट हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, क्या कह रहे हैं कि वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अभी एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा ना, उसने बोला था कि एक्टिविटी में बोला था एनसीईआरटी ने कि वो वाला टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है ना। तो उसी टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हम उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। किसको, जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट इज समथिंग, एक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स कितनी स्ट्रेंथ से एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए थे, है ना, और उस टेम्परेचर पे आके उन्होंने अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कम हो गया और लिक्विड स्टेट में आ गए वो। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन।
ठीक है, टेम्परेचर की जो जनरल यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम कहते हैं, वो तो सबने पढ़ी होती है, हम लोगों ने पढ़ रखी है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक और नई यूनिट से फेमिलियर होंगे जो कि है केल्विन, जिसका सिंबल होता है के। तो वही राइट है यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो होता है 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं कि भाई व्हाट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है कि जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोसेस को फ्यूजन कहेंगे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अच्छा, एनसीईआरटी अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए जब सॉलिड मेल्ट होता है तो जो सॉलिड, जैसे आज सपोज करें हम आइस थी हमारी, तो आइस का जो टेम्परेचर था वो, और मेल्ट करा है जब हमने उसे ऐसे हीट प्रोवाइड की है तो वो अब थोड़ा थोड़ा वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो वाटर का टेम्परेचर जस्ट बिल्कुल जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ है आइस से वाटर में, तो वो टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर, वाटर और आइस का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यही पूछ रहा है कि जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए जो एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में दी थी वो कहाँ चली गई। तो इसका आंसर एनसीईआरटी ही देगी। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। ये जो एक्सपेरिमेंट आपने 1.12 ऊपर किया है एक्टिविटी में, आपने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बात ऑब्जर्व की होगी कि दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच्ड। क्या कह रहे हैं कि जब सारा का सारा जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है, उसके बावजूद भी सिस्टम का टेम्परेचर नहीं चेंज होता, यानी आइस का जो टेम्परेचर था वही रहेगा, वाटर का भी टेम्परेचर इनिशियली, टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। कब तक, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, है ना, और ऐसा होता रहता है जब तक हम बीकर को हीट करते रहते हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। और हम क्या कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हम आइस को कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, पर फिर भी जब आइस वाटर में मेल्ट हो गई तो उसके बावजूद भी वाटर का जो टेम्परेचर है इनिशियली वो आइस के टेम्परेचर के जैसा ही था। तो अब हमें जवाब क्या देना है कि हीट एनर्जी जो हम दे रहे थे, जो हमने बर्नर से हीट बीकर को दे रहे थे हम, तो वो हीट कहाँ चली गई भैया, एंड टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि दिस हीट्स गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड में थोड़ा कम होता है। तो वो जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, है ना, टेम्परेचर बढ़ाया था हमने जो, तो वो जो है टेम्परेचर, जो हीट थी वो कहाँ चली गई, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में वो एनर्जी वेस्ट हो गई, वहां पे जाके यूज अप हो गई है, ये कह दें। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आता, कोई बढ़ाव नहीं होता है टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है। हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ गई, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो हीट हमने दी थी वो कहीं गई नहीं है, बल्कि बीकर के कंटेंट के अंदर है। अगर उसके अंदर आइस थी, आइस वाटर में बदली है, तो वाटर में वो हीट प्रेजेंट है, और उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि जो वर्ड लेटेंट है उसका मतलब होता है हिडन। आगे राइट है एनसीईआरटी में, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, कि जो शब्द लेटेंट है उसका मतलब क्या है, हिडन, यानी कि छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ कि छुपी हुई हीट। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। अब पूछा जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन बताइए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस चीज को, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हम लोग पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं व्हाट इज फ्यूजन। रिकॉल कीजिए आप लोग, फ्यूजन क्या है। देखिए, फ्यूजन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के में जितनी एनर्जी खर्च हो गई, जितनी हीट हमारी खर्च हो गई, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन में यूज की जाने वाली छुपी हुई हीट। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी, पूरी डेफिनेशन ये होगी कि 1 kg सॉलिड को
उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी हीट लगी वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. सो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर at 0 degree centigrade have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. अब अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछें, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछें कि आइस थी, ठीक है, आइस को हमने नीचे से मेल्ट करना स्टार्ट किया, उसे हमने टेम्परेचर दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए. तो अगर वो मेल्ट होगी तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है आइस का और इनिशियली जब से वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो दोनों ही क्या रहेगा, सेम रहेगा. पर जब बात आएगी एनर्जी की, पूछे कि वाटर में ज्यादा एनर्जी है कि आइस में ज्यादा एनर्जी है, तो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं कि हम आइस को एनर्जी देते हैं ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए और वो एनर्जी कहीं चली नहीं जाती है, वाटर के कंटेंट्स में वो एनर्जी प्रेजेंट होती है. इसीलिए एनसीईआरटी में राइट है कि पार्टिकल्स इन वाटर, वाटर के पार्टिकल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हों और आइस के पार्टिकल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हों और पूछे कि एनर्जी किस में ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज उसके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर के पास लेटेंट हीट प्रेजेंट है जो कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में यूज अप हो गई है और उसी में प्रेजेंट है बीकर के कंटेंट्स में. आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स और ज्यादा तेज मूव करने लगते हैं. अच्छा, अब एक यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा किस बारे में था, सॉलिड टू लिक्विड था. अब जो यहाँ से हम लोग रीड करेंगे वो लिक्विड टू गैस फॉर्म में होगा. ठीक है, देखते हैं. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी देते हैं वाटर को तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. जैसे वहां पे सॉलिड को दे रहे थे हीट तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करने लगे थे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. अब जब वाटर को हम हीट दे रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स और ज्यादा फास्टली मूव करने लगे और एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. यानी लिक्विड के पार्टिकल्स में, वाटर के पार्टिकल्स में जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था, जब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते रहते हैं तो वो भी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की वजह से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है, एकदम फ्री हो जाते हैं पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया. एट दिस टेम्परेचर दैट लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, और इस टेम्परेचर पर अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. तो जैसे ही फोर्स ओवरकम किया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. आप देख रहे हैं बार बार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वर्ड आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम प्रेशर पर कोई भी, मतलब जो वाटर है या जो सॉलिड है तो हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं. प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर वाला ही है, जो नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोगों पर लग रहा है बस वही प्रेशर है, हमने एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं लगाया है. इसलिए बार बार यहाँ पे राइट है. ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और जो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी तो उसमें ये बार बार राइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी हमने एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं लगाया. एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है नॉर्मल वही है बस. तो आपको बात समझ में आ गई. बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है. अब आगे देखते हैं. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट. बल्क फिनोमिना है, यानी कि क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो एनर्जी गेन करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं. तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन. अगर हम वाटर की बात करें तो ये जो टेम्परेचर है, कौन सा वाला टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो होता है 373 केल्विन. और अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि केल्विन को जब हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 373 में से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा. तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अभी हम लोगों ने जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऊपर डिफाइन किया था, तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही है क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं. डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन.
खुद ही एनसीईआरटी कह रही है कि उसको उसी तरीके से डिफाइन कीजिए जैसे अभी हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो इसका एक्सप्लेन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की क्या डेफिनेशन होगी। अच्छा, पहले ऊपर चलते हैं, फ्यूजन वाली डेफिनेशन रिवाइव करते हैं। क्या थी फ्यूजन की डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो क्योंकि ये फ्यूजन की बात कर रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट राइट है, सॉलिड टू लिक्विड लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अब जब हम इसको चेंज करेंगे हमारे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, तो हम राइट करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। है इजी। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, आगे फिर वही बात राइट है, जैसे वहां पे नहीं कह रहा था कि आपकी आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बताइए टेम्परेचर एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? तो वाटर के पास होगी, क्योंकि आइस से वाटर कन्वर्ट होने में कुछ एनर्जी हमने दी है उसको और वो एनर्जी उसमें स्टोर अप हो गई है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टिकल्स इन स्टीम की जो स्टीम है, भाप है, भाप के पार्टिकल्स जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी विद कंपैरिजन टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक तरफ पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वही बॉयल होता जा रहा है और वेपर बनते जा रहे हैं, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो आप बताइए कि एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? तो वाटर वेपर यानी स्टीम जो है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज कि हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो स्टोर हो गई है स्टीम में। This is because the particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। के steam के particles के पास extra energy है latent heat of vaporization के form में। अच्छा, अब ये टेबल सब जो बनी हुई है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको समझ लीजिए कि राइट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, हम हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, सही बात है। जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। अच्छा, इसको वाटर के एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो आप देखिए, वाटर था, वाटर को हीट दी तो क्या बन गया? लिक्विड, यानी वाटर बन गया। सॉरी, उल्टा हो गया। तो इसको वाटर के एग्जाम्पल से समझे अगर, तो वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होगी? आइस। और आइस को हम जब हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, और जब वाटर को फर्दर हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाती है? गैस, यानी कि वाटर वेपर बन जाती है। ठीक, आपने देखा होगा कि खाना पकड़ा हो और जो वेपर्स बनती हैं खाने के, उसके ऊपर अगर ढक्कन रखा हो, आप जब ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो वाटर वेपर थी वो ऊपर गई, लेकिन ढक्कन होने की वजह से स्केप नहीं कर पाई। जब स्केप नहीं कर पाई तो फिर क्या हुआ? वहीं पे कूल डाउन हो गई, कूलिंग हो गई उनकी, और वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब हमारा लिक्विड जो था, यानी जो वाटर था, उसको अगर हम फ्रीज कर दें, यानी कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतना ये फ्लो चार्ट कह रहा है, और इस फ्लो चार्ट से पूरा क्लियर हो जा रही है बात कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट चेंज में। यही तो पढ़ने आए थे हम, हेडिंग यही तो थी। तो अब देखिए इन्फ्रेंस क्या निकला। So, we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। यानी यहाँ से हमने ये बात निष्कर्ष निकाला, इस बात को हम समझ गए कि मैटर की स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदला जा सकता है टेम्परेचर बदल के। We have learned that substances around us change state from solid to liquid, from liquid to gas on application of heat। तो जो चार्ट में लिखा है वही लिख दिया यहाँ पे कि हमने ये बात समझी कि जो सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं वो अपनी स्टेट बदल देते हैं सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में जब हम उन पर हीट अप्लाई करते हैं, यानी हम उनको जब हीट देते हैं। बट देयर आर सम that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी प्रेजेंट है, कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, या तो गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। जो बीच वाली स्टेट है लिक्विड स्टेट, वो नहीं आती उसमें। तो इसको भी एक एक्टिविटी से आप समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे अगर हम पहले से बताएं आपको, तो जो कपूर होता है या कपूरी होता है, जैसे मान लें तो कपूर को जब हम जलाते हैं, उसे हीट दी हमने, तो होना क्या चाहिए था? लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट कपूर के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं।
लोबान होता है, जो लोबान भी देखो सॉलिड कंकड़ियों के फॉर्म में होता है। जब उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, उससे लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बनने लगती हैं, वेपर्स निकलने लगती हैं। आप देखिए अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती सॉलिड स्टेट में होती है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उससे गैस के फ्यूम्स निकलने लगते हैं, धुआं निकलने लगता है। तो इन सब में क्या हो रहा है कि लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये तो हमने ओवरव्यू बता दिया, चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.13 क्या कह रही है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। देखिए कैम्फर का मतलब कपूर ही होता है, आपको थोड़ा सा क्या लेना है, कपूर लेना है, या तो फिर अमोनियम क्लोराइड भी आप ले सकते हैं। यानी कभी अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे तो यही दोनों एग्जाम्पल होंगे, कैम्फर एग्जाम्पल हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल हो जाएगा सब्लिमेशन प्रोसेस का। ले लिया हमने, फिर क्या कह रहे हैं, क्रश इट एंड पुट इट इन द चाइना डिश। भैया ये चाइना डिश क्या है, चाइना डिश कुछ नहीं है, एक कांच की प्लेट होती है, ये जो यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं। चाइना डिश ले लिया आपने, उसमें आपको कैम्फर को क्रश कर देना है, यानी उसको थोड़ा सा पीस देना है, या थोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। इन्वर्टेड फनल क्या होता है, इन्वर्टेड माने होता है उल्टी, और फनल तो ये दिख ही रही है आपको। नो, ये इन्वर्टेड फनल, उल्टी करके फनल आपको चाइना डिश के ऊपर रख देनी है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन द फिगर 1.17। फिगर 1.7 कह रहे हैं, फिगर 1.7 में जैसे आपको इन्वर्टेड फनल दिखाई जा रही है, और इस इन्वर्टेड फनल के ऊपर उसके स्टेम पर, यानी ये जो इसकी पकड़ने वाला है ना, ये ऊपर पतला सा पार्ट है जो, उसके ऊपर आपको एक कॉटन प्लग रख देना है। और जब हम कॉटन प्लग रख देंगे तो फिगर को देखिए, ये इन्वर्टेड फनल हो गई, कॉटन प्लग हो गया, और हमने क्या लिया हुआ है, चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है, और नीचे हमने बर्नर रख दिया है। और हम देखने क्या वाले हैं, इसमें प्रोसेस देखेंगे, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब आगे कह रही है एक्टिविटी में क्या करना है, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब आपको बर्नर को ऑन कर देना है, चालू कर देना है बर्नर को, और इस कंटेंट को जो हमने अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है उसे हीट होने देना है और ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। और आपने क्या देखा इस ऊपर की एक्टिविटी में, तो देखिए क्या देखा, हमने देखा कि जो अमोनियम क्लोराइड था उसके फ्यूम्स बनना शुरू हो गए, उसके वेपर बनने लगे। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहली सब्लिमेशन की और दूसरी डिपोजिशन की। तो देखिए सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका अपोजिट कर दें, यानी गैसियस स्टेट जो है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल टेम्परेचर का इफेक्ट इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट के चेंज करने में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग है 1.4.2 में, उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट्स में। तो आ जाते हैं हम लोग, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सॉलिड कब है, जब पार्टिकल पास पास है, लिक्विड पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले गए, और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर चले गए। आप देखते हैं यही एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है कि हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट स्टेट मैटर की बनती है, दैट इज ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, के पार्टिकल के बीच में कितनी दूरी है। ज्यादा दूरी है तो गैसियस, थोड़ा कम है तो लिक्विड, बहुत कम है बिल्कुल भी नहीं है तो सॉलिड स्टेट बन जाती है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। क्या होगा अगर हम एक गैस के पार्टिकल्स को क्या करने लगे, उन पर प्रेशर अप्लाई करने लगे और गैस को कंप्रेस करने लगे, तब क्या होगा, इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में रखी हुई गैस को हम और ज्यादा कंप्रेस करने लगे तो फिर क्या होगा, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप ये सोचते हैं, क्या आपको ये बात समझ आती है कि प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से मैटर की स्टेट बदल सकती है। तब देखिए कि जब गैस है, कोई सिलेंडर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है,
तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर-दूर होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे। हम एक पिस्टन ले आए, ठीक है? जैसे कि यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं, एक सिलेंडर है, ऊपर पिस्टन है और हम उस पर क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल घटेगा, पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। तो भाई जो गैस में था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो गया। जब ज़्यादा स्पेस था, तो गैसियस स्टेट थी और जब कम स्पेस होगा तो अब लिक्विड स्टेट आ जाएगी, और कम स्पेस हो जाएगा तो अब कौन सी स्टेट आ जाएगी? सॉलिड स्टेट आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर अप्लाई करने से मैटर की स्टेट चेंज होती है। तो आगे एनसीईआरटी में राइट है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी कि जब हम गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं, तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। टेम्परेचर कम करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको कोल्ड देंगे, उसे ठंडक देंगे, तो क्या होगी? जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हम बहुत हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो अगर ये लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया। तो गैस सॉलिड में कब आएगी? जब गैस के दूर दूर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बहुत ज्यादा पास पास ले आए, यानी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए हमें जो हमारा प्रेशर है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो यही लिखा है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है, उसकी गैसेस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसकी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि जब हम उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड से अपने ओरिजिनल फॉर्म गैसियस स्टेट में फिर से आ जाती है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही रीजन है कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आइस, ड्राई आइस यानी कि एकदम सूखी हुई आइस, एकदम गैस से किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए उसे बोल देते हैं ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of the substance. तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि सब्सटेंस जो है वो किस स्टेट में होगा, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या तो फिर गैस फॉर्म में हो सकता है। तो सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जाना है, अगर जैसे सॉलिड टू लिक्विड जाना है, अगर इसका हम एक जनरल ओवरव्यू देखें, तो अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। प्रेशर क्या होगा? घटाया जाएगा, ताकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो जो पास पास हैं वो दूर दूर हो जाएं, तो वो किस में चले जाएंगे? लिक्विड में चले जाएंगे। अगर हम गैस से लिक्विड की बात करें, तो गैस टू लिक्विड जब जाना होगा तो उल्टा करना है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करनी पड़ेगी और गैस के पार्टिकल का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो गैस टू लिक्विड चले जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेसेस देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक फ्लो चार्ट जैसा बना है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस राइट है और एरोज बने हुए हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड जाना है तो फ्यूजन कहलाएगी प्रोसेस, लिक्विड टू गैस आएंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? वेपोराइजेशन कहलाएगी। फिर गैस से अगर डायरेक्टली सॉलिड में चले गए तो प्रोसेस कहलाएगी डिपोजिशन कहलाएगी प्रोसेस। फिर अगर हम इसका जस्ट अपोजिट देखें, यानी हम ये देखें कि गैस से लिक्विड में जाना है तो कहलाएगी प्रोसेस कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगी, और अगर सॉलिड टू गैस जाना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाएगी। तो ये सारे प्रोसेसेस का नाम आपको याद होना चाहिए, इन सभी को कैसे डिफाइन करना है, राइट करना आपको आना चाहिए। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, तो ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें फिर से एनसीईआरटी में आगे इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है 1.5 इवेपोरेशन। इसमें राइट है, एनसीईआरटी बोल रही है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा ज़रूरत होती है हीट करने की या प्रेशर चेंज करने की मैटर की स्टेट को बदलने के लिए?
क्या हमें हर बार ही ज़रूरत पड़ती है? कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं एवरीडे लाइफ के कि जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए हुए? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। पानी जिसको हम बिना ढका हुआ जब छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, सूखे जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? ये जो ऊपर दो एग्जांपल हमने लिए हैं, यानी पानी को खुला छोड़ देना तो वेपर में कन्वर्ट हो जाना और गीले कपड़ों का सूख जाना, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं तो ये हमें क्या बता रहे हैं? देखिए एनसीईआरटी क्या है, क्वेश्चन पूछ रही है कि देखिए अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि मैटर की स्टेट तब चेंज होती है जब हम प्रेशर पर इफेक्ट डालें या हम टेम्परेचर पर टेम्परेचर चेंज करें। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है क्या टेम्परेचर और प्रेशर को बदलना जरूरी है मैटर की स्टेट बदलने के लिए? हर बार ऐसा करना पड़ेगा? क्या डेली लाइफ में आपके पास ऐसे कोई एग्जांपल नहीं है कि जहां पे बिना टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किए हुए, यानी हमने एक्सटर्नली कोई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंच पाए हम, और फिर भी मैटर की स्टेट जो है वो चेंज हो गई? तो वो खुद ही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि देखिए जब पानी एक रखा है एक ग्लास में, एक बॉटल में, और उसको खुला हम छोड़ दें तो पानी क्या होने लगेगा? एवेपोरेट होने लगेगा, उसकी भाप बनने लगेगी। जो गीले कपड़े हम तार में फैलाते हैं सूखने के लिए तो वो सूख जाते हैं, पानी कहाँ चला गया? वहां पे तो कहीं बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया कि जो हमारा लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की बात एनसीईआरटी कर रही है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। तो हम जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं और कभी रेस्ट में नहीं होते। सबसे पहले जो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इस तरह की बातें की थी हम लोगों ने। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं है, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी कह रहे हैं कि किसी टेम्परेचर पर जब चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, दीज आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहे हैं कि कोई भी जो हमारी स्टेट हो किसी भी टेम्परेचर पर हो, चाहे वो गैस स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, जो पार्टिकल्स हैं वो जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिए हुए हैं और मूव कर रहे हैं। गैसेस स्टेट में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी, लिक्विड स्टेट में थोड़ी कम होगी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा कम मूव कर रहे हैं, और सॉलिड स्टेट में बहुत ही कम होगी काइनेटिक एनर्जी। In case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into water vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब जरा आप समझिए, यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है कि जो वेपराइजेशन की प्रोसेस है और जो एवेपोरेशन की प्रोसेस है वो सेम है। होता क्या है कि जो वेपराइजेशन होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, सॉरी बार बार मेल्टिंग पॉइंट आ जा रहा है। जो हमारा वेपराइजेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर की बात करें तो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन है। तो जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या है? तो इवेपोरेशन में भी प्रोसेस तो सेम है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा लेकिन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से वो टेम्परेचर कम होगा। अब प्रोसेस में एनसीईआरटी जस्टिफाई करते हुए, एक्सप्लेनेशन देते हुए ये बोल रही है कि देखिए कि जो वाटर है, वाटर के जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके पास थोड़ा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके चलते वो जो नीचे के पार्टिकल्स हैं उनसे अपना बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं और वेपर बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्हें बॉइलिंग पॉइंट की नीड नहीं है, ऊपर के पार्टिकल्स तुरंत ही इवेपोरेट हो जाएंगे। सही है बात। अब आगे हमें ये देखना है 1.51 हेडिंग जो पड़ी है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन बातों पर इवेपोरेशन जो है इफेक्ट होता है, या इवेपोरेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। चलिए इस बात को एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 1.14, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। 5 ml वाटर लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। अब उस टेस्ट ट्यूब को आपको या तो एक विंडो के पास रख देना है या फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। आपको एक ओपन चाइना डिश अभी आपने ऊपर देखी थी, फिगर में बनी हुई थी, तो चाइना डिश लेनी है और उसमें, या चाइना डिश नहीं है, घर में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो आप सीधे क्या करना है, एक प्लेट में वाटर डाल दीजिए 5 ml एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। इसको भी, इसके साथ भी सेम चीज करनी है, इसको भी विंडो के नीचे रख दो, विंडो के पास रख दो, या तो फिर फैन के नीचे रख दो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन
चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास। अब वही जो चाइना डिश थी उसमें फिर से एक 5 ml वाटर लेना है और उसको कबर्ड के इनसाइड रख देना है, अलमारी के अंदर या किसी अलमारी के अंदर क्लास के अंदर रख देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर जो भी हो उसे थर्मामीटर की हेल्प से रिकॉर्ड कर लीजिए आप। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। ये जो 3 केसेस हमने देखे कि एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर है, एक चाइना डिश में 5 ml वाटर है और ये दोनों ही या तो पंखे के नीचे रखे हैं या तो विंडो के पास रखे हैं। और जो तीसरा वाली चाइना डिश है उसे हमने अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया, चाइना डिश में पानी डाल के 5 ml। और अब हमें ये देखना है कि कितना टाइम, कितने दिन लग जाते हैं एवापोरेशन होने में ये 5 ml वाटर के। रिपीट द अबव 3 एक्टिविटीज ऑफ ऑन रेनी डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यही तीनों एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है जब थोड़े बारिश वाले दिन हो। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड ऑन एवेपोरेशन। तो आप बताइए कि टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और विंड वेलोसिटी का, यानी हवा कितनी तेज चल रही है, उन सभी का एवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर एक सिंपल सी बात हम कहें कि जैसे ज़मीन में अगर थोड़ा सा पानी डाल दिया, गर्मी के दिन होते हैं तो पानी कितनी जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब बरसात के दिन होते हैं तो वही पानी सूखता नहीं है, पूरा पूरा दिन का वो पड़ा रहे जब तक आप वाइपर ना कर दें या किसी कपड़े से उसे पोंछ ना दें। ठीक है, इस तरह से जैसे कपड़े हम फैलाने जाते हैं छत में, तो कपड़ों को हम क्या करते हैं, उन्हें स्प्रेड आउट करके फैलाते हैं, पूरा एकदम फैला के हम फैलाएंगे। जो भी रुमाल वगैरह सुखाने जा रहे हैं तो ये नहीं कि उसे गुड़मड़ा के रख दिया लड्डू तरह बना के कि अब वो सूख जाएगा। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि ये जो 3-4 चीजें हैं, यानी टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी, इन सब का एवेपोरेशन पर इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, यानी जब ज्यादा गर्मी होती है, तो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, एवेपोरेशन की प्रोसेस जल्दी हो जाती है। सरफेस एरिया जब ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब ये है, जैसे कोई दुपट्टा हमें सुखाना था तो उसको हम क्या करते हैं कि उसे पूरा फैला देंगे, तार के ऊपर पूरा फैला के डाल देंगे ताकि वो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि फैलाने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अगर विंड वेलोसिटी की बात करें तो जब हवा तेज चल रही होती है, जब थोड़ा हवा चल रही होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे विद कंपैरिजन टू कि जब एकदम शांत मौसम है और बादल भी खड़े हुए हैं, तो फिर इस केस में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाएंगे। तो चलिए इस चीज को रीड भी कर लेते हैं। ये तो हमने जनरल बता दिया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस विद। आपने जरूर देखा होगा कि एवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। सिंपल इनको हम कपड़े सुखाने से समझ पाएंगे, जो घर पे हम लोग डेली देखते हैं, कपड़े तो कभी ना कभी फैलाए ही होंगे आप लोगों ने। वी नो दैट एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। हमें मालूम है कि एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना। आपने देखा ना कि वाटर के जो ऊपर की सरफेस के पार्टिकल होते हैं या किसी भी लिक्विड के जो ऊपर की सरफेस के पार्टिकल होते हैं, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। कह रहे हैं कि जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम तार में कपड़ों को फैला के डालते हैं, गुड़मुड़ी करके नहीं डाल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल पाती है, जिसके चलते वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात भी हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाओ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाओ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। फिर लिखा है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी। फिर आगे लिखा है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी जिस दिन ह्यूमिडिटी कम हो। भाई ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखिए राइट है इसमें, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आपने देखा हो जब बरसात के दिन होते हैं एकदम मौसम एकदम चिपचिप होता है, क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, कुछ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। हमारे आसपास की जो एयर है वो एक गिवन टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर है कुछ एक लिमिट तक ही होल्ड कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर ह्यूमिड है एयर, पहले ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी वाटर वेपर का अमाउंट एयर में पहले से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा। क्योंकि जो पानी या जो वाटर है वो इवेपोरेट होने वाला है तो वो इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही तो जाएगा। तो क्या होगा कि जब पहले से वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है
तो फिर वो जो जिस चीज़ को हम सुखा रहे हैं, मान लो कपड़े सुखा रहे हैं, तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है। इसलिए लिखा है कि जब ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी एयर में जब वाटर वेपर का कंटेंट कम होगा, तो हमारी जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो फास्टन हो जाएगा, रेट उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब हवा की स्पीड बढ़ जाती है तब भी क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जिस दिन हवा वगैरह चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स वाटर में थे उनको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो फोर्स को ब्रेक डाउन करके इवेपोरेट हो जाते हैं, और क्योंकि हवा चल रही थी तो हवा उन वाटर वेपर के पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती है। फिर इसी तरह से दूसरे पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, उनको भी हवा उड़ा ले जाती है। तो यानी जैसे हवा चल रही होती है तो वाटर वेपर जो है वो हवा के साथ ही मूव अवे हो जाती है। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, जिससे क्या होता है कि आसपास में जो वाटर वेपर है, आसपास यानी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो कम हो जाता है। यानी जब हवा चलती है तो हवा के साथ वाटर वेपर जो उड़ते जा रहे थे वो चलते जा रहे हैं, और दूसरी हवा आती जा रही है और वाटर वेपर्स को लेती जा रही है, तो कपड़े जल्दी सूखते जा रहे हैं ना। ये विंड स्पीड की जो बात है, यहाँ पे तूफान वगैरह ना आ जाए, वरना फिर कपड़े टंगे ही नहीं रहेंगे, सूखेंगे कैसे। सिर्फ नॉर्मल विंड स्पीड की तेज करने की बात की जा रही है। अब हम अपने चैप्टर के लास्ट हेडिंग में पहुंच गए हैं। हेडिंग 1.5.2 में राइट है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि कैसे इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब एक ओपन वेसल होता है, यानी कोई बर्तन जो कि खुला हुआ है, उसमें जो लिक्विड है वो क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन के दौरान क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके चलते वो दूसरे पार्टिकल से अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं और वाटर वेपर बन जाती है। तो अब जब जो वाटर के पार्टिकल्स थे जो सरफेस पर थे वो जब इवेपोरेट हो गए तो एनर्जी का लॉस हुआ। अब इस एनर्जी के लॉस को रिगेन करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए, जो लिक्विड बचा हुआ है नीचे, जो वाटर वेपर में अभी नहीं बना है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि उसका जो लॉस हुआ है वो पूरा हो जाए। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। और इसके चलते, यानी ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से, इसके चलते क्या होता है कि जो सराउंडिंग होती है वो कोल्ड हो जाती है, ठंडा हो जाता है सराउंडिंग वाली चीजें जो ये आसपास की। और देखिए इसको एक एग्जांपल से बता रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर इन योर पाम। जब आप एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर गर्ल्स ने देखा होगा, रिलेट कर सकती हैं गर्ल्स, कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो जैसे कि बता रहे हैं एसीटोन बेस्ड अगर है तो आप उसको अपनी पाम में रखिए। होगा क्या, जैसे ही आप उसे अपनी पाम में रखेंगे तो जो उसके ऊपर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर लिक्विडी फॉर्म में होगा एसीटोन, तो जो उसके ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। और जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो जो बचा हुआ एसीटोन जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, जो हमारी पाम है उसको कूल फील कराएगा, क्योंकि जो लॉस हुआ था पार्टिकल जाने की वजह से उसको रीगेन किया। तो वही राइट है यहाँ पे, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्या बोल रहे हैं कि जब सारा दिन धूप भरा हो, यानी बहुत ज्यादा धूप थी दिन में, तो लोग क्या करते हैं, छत में जो सोने से पहले छत पर क्या करते हैं, छत पे सोने से पहले छत में पानी स्प्रिंकल कर लेते हैं, पानी डाल देते हैं छत में, या ओपन ग्राउंड में पानी डाल देते हैं। बिकॉज
द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्यों? क्योंकि वाटर के पास क्या प्रेजेंट है, अभी पढ़ा हम लोगों ने कि वाटर के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट है जो कि हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प करती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? क्या आप और एग्जाम्पल्स हमें बता सकते हैं डेली लाइफ के जिसमें इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती हो? तो और एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल है। तो एनसीईआरटी ही आगे एग्जाम्पल दे रही है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? तो कॉटन क्लॉथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं, इसका जवाब भी एनसीईआरटी आगे दे रही है। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम, वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। कि गर्मी के दौरान परस्पायर का मतलब होता है पसीना निकलना जो है, तो हमें गर्मी के टाइम पर पसीना ज़्यादा निकलता है हमारी बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से, जो कि हमें ठंडा रखना चाहती है गर्मी में भी। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें पता है कि इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी ले लेते हैं या तो सराउंडिंग से या तो फिर बॉडी की सरफेस से और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। होता क्या है कि जो हीट एनर्जी है जो बॉडी से एब्जॉर्ब होती है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, तभी तो वेपर बनेगी और उससे क्या होता है, बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। जब टेम्परेचर, अब एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? होता क्या है, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। यानी हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए कुछ मैकेनिज्म बॉडी में चल रहा होता है गर्मियों के दौरान, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है हमारी बॉडी से। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। कि ये बात तो हमें मालूम है कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वही इवेपोरेट होते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं वो सराउंडिंग से या तो फिर बॉडी की सरफेस से। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। इसमें क्या होता है कि जो पसीना निकल रहा होता है उसमें जो पसीना है तो वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, तो उसमें क्या होता है कि पसीना जब वेपराइज होता है तो वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है जो कि इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, जिसके चलते हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, टेम्परेचर कम होगा। जब वो हीट अब्सॉर्ब करेगी बॉडी सरफेस से, जब हमारा जो पसीना है वो बॉडी की सरफेस से हीट को एब्सॉर्ब करेगा तभी तो सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे, तो जिसके चलते हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा थोड़ा। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। अब अगर मान लो गर्मी के दिन है, पसीना भी निकल रहा है और हमने मोटे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे कि सर्दियों में हम लोग जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो क्या होगा कि पसीना अंदर ही अंदर उसी में होता रहेगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा और इवेपोरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी अच्छे से। लेकिन जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है पसीने को और पसीना जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्टन हो जाती है और इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट का फील आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पूछ रही है, ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इनको अच्छे से समझ के राइट करने की प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? यानी कह रहे हैं एक ग्लास एकदम चिल्ड वाटर भर के रखिए, ठंडा पानी, तो आपको दिखेगा कि थोड़ी देर बाद उस ग्लास के आसपास कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। अब इस एक्टिविटी को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक टम्बलर में आपको एकदम बर्फ जितना ठंडा पानी लेना है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। थोड़ी ही देर में यानी जल्दी ही हम लोगों को उस टम्बलर के बाहरी सरफेस पर वाटर की बूंदें दिखने लगेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। देखो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में लिखा है, इजी भाषा में समझे अगर हम लोग तो देखो क्या हो रहा है। अभी आपने ऊपर एक चार्ट से समझा कि कैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में और ये सारे प्रोसेसेस अपोजिट और इस तरह के डायरेक्शंस में होते हैं। हमने पढ़ा कि जब सॉलिड को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और जब लिक्विड का टेम्परेचर घटा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
इसी तरह से जब लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस का टेम्परेचर घटाते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है। अब आप सोचिए एक ठंडा पानी रखा हुआ है, ठीक है, और वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ह्यूमिडिटी होगी ना, थोड़ी बहुत तो वाटर वेपर प्रेजेंट होगी एयर में। तो जो एटमॉस्फेयर में या जो एयर में वाटर वेपर होती है वो जब उस ठंडे एकदम चिल्ड वाटर के ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो वो वाटर वेपर जो गैसियस स्टेट में थी, टेम्परेचर कम हो जाता है उनका, जिसके चलते उनके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। बात आ रही है समझ में? पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाएगा, वो जो वाटर वेपर थी वो गैस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उस वाटर वेपर का टेम्परेचर कम हो गया है उस ग्लास के कांटेक्ट में आने की वजह से। इससे क्या होता है कि वो जो वाटर वेपर थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और वही लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हम लोगों को ग्लास पे दिखते हैं, यानी जो बाहर पानी दिखता है ना ग्लास के बाहर, वो एक्चुअली में अंदर वाला पानी बाहर नहीं निकल के आ गया है, वो एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट थी वाटर वेपर के फॉर्म में, वो इकट्ठी हो जाती है ठंडे ग्लास के पानी के बाहर। आ रही है बात समझ में? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके बाद की जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।